अब हम पढ़ेंगे 1885 ईस्वी से 1907 ईस्वी की कांग्रेस की कार्यप्रणाली। और इसके अंदर प्रारंभ के अंदर हम देखेंगे उदारवाद युग, जो 1885 से 1905 तक का आज हम अध्ययन करेंगे। यानी कांग्रेस के अंदर एक ऐसा समय था जिस समय को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस चरण के अंदर जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो उदारवादी लोगों के हाथ में था। और इसी कारण इस युग को उदारवादी युग के नाम से या उदारवादी चरण में नाम के जानते हैं। और ये प्रमुख जो नेता हैं वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वासा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी यानी जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, आर.सी. दास, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पी.आर. नायडू, आनंद चार्लू एवं पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ऐसे ये प्रमुख जो नेता थे ये उदारवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। यानी इन नेताओं को हम दूसरे तरीके से भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं के रूप में भी कह सकते हैं। ये सारे नेता क्या थे? उदारवादी नीतियों और अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास करते थे। तो इस युग काल को या युग को हम उदारवादी युगों के नाम से जानते हैं। तो इस युग के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो कांग्रेस के 1885 से 1905 तक के युद्ध को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता। इस काल में उदारवादी भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? सुधारवादी। यानी ये सरकार से क्या करते थे? अनुनय विनय करके, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते, प्रार्थना पत्र लिख करके, याचिका लगा करके या फिर विभिन्न सभाओं आदि के माध्यम से ये सरकार से क्या करते थे? अनुरोध करते थे। इन्होंने संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा था, जिसके तरीके मैंने आपको बता दिए। क्योंकि जो उदारवादी है वो कानून के दायरे में रहकर अहिंसक और संवैधानिक जो प्रदर्शन है उसी के पक्षधर थे। और इनकी नीति थी कि जो राजनीतिक विकास है वो धीरे धीरे होगा, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के माध्यम से होगा। और अंग्रेज भारतीयों को क्या, ये अंग्रेजों की बातों में विश्वास करते थे कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते, और अंग्रेज भारतीय जो समस्या है उनसे बेखबर नहीं है, यानी उन्हें पता भी है। इस कारण क्या करते थे? वो अपनी मांगों को प्रार्थनाओं, स्मृति पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था। तो इन्होंने दो तरफा कार्य किए थे। भारत और ब्रिटेन में दोनों ही जगह जो ब्रिटिश जनमत है उसको प्रभावित करने का कार्य इन्होंने किया था। उनका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय जनता को क्या करना? राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना। क्योंकि अभी तक कांग्रेस की जो स्थापना हुई, इसलिए ये क्या करना चाहते थे? लोगों को राजनीति सिखाना चाहते थे, उनमें राष्ट्रवादी भावना जगाना चाहते थे। इसके लिए लोगों को क्या कर रहे थे? वो जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। वे भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित कर उसमें क्या लाना चाहते थे? जागृति लाना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर भारतीय जनता की मांगों को न्याय संगत बता करके ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति प्राप्त कर सके। यानी ब्रिटिश शासक उनकी सहानुभूति है उसको प्राप्त कर सके, ताकि क्या हो? उन्हें न्याय प्राप्त हो सकता था। इस संबंध में कांग्रेस ने अपने विभिन्न प्रतिनिधिमंडल क्या भेजे? ब्रिटेन में भेजे कई सारे, जिसमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा जो 1899 तब लंदन के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ब्रिटिश कमेटी इंडिया उसकी भी स्थापना की थी। और दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का काफ़ी समय इंग्लैंड के अंदर भी बिताया था। तो इस तरीके से उन्होंने विभिन्न प्रकार की वहाँ चीज़ें करके वहाँ के लोगों को, वहाँ का जनमत है उसको भारतीय पक्ष में तैयार करने का प्रयास किया था। और इधर 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी लंदन में आयोजित करने का निश्चय किया गया, ताकि जो ब्रिटिश जनपद है उसको भारतीय जो पक्ष है उसके पक्ष में जागृत किया जा सके, उन्हें भारतीयों की जो न्याय संगत मांगे उनसे परिचित करवाया जा सके। लेकिन 1891 के अंदर लंदन में आम चुनाव आयोजित होने के कारण इस निर्णय को क्या करना पड़ा था? उदारवादियों को स्थगित करना पड़ा था। तो ये जितने भी प्रतिनिधिमंडल थे इन्होंने ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जनता को भारतीयों की मांगों के औचित्य के बारे में बताया कि किस तरीके से भारतीय लोगों की क्या है मांगे वो सही है। इन मांगों के बारे में जो ब्रिटिश लोग हैं उनको भी परिचित करवाइए। यानी ये उदारवादी ऐसा मानते थे कि ब्रिटेन से जो भारत का संपर्क होना वो भारतीय हित में। तो इस तरीके से अभी ये ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती नहीं देंगे और धीरे धीरे इस व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यानी जैसे पहला ही मैंने आपको बता चुका हूँ कि ब्रिटिश लोग ये जानते थे कि जो अंग्रेज है वो वास्तविक भारतीय जो समस्या है उनसे परिचित हैं, यानी उनसे कभी बेखबर
नहीं है। तो जब इनको पता चलेगा धीरे धीरे और भारतीय इसके योग्य हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, अंग्रेज जो भारतीयों का जो अधिकार है उन्हें दे देंगे। इस काल में कांग्रेस ने सरकार से विरोध करने की नीति नहीं अपनाई। यानी इस समय के उदारवादी नेताओं का मानना था कि अंग्रेज सरकार से सीधा संघर्ष अभी व्यवहारिक नहीं। बात भी सही थी, क्योंकि अब तक कांग्रेस जब शेषावस्था के अंदर थी, इतना उसका जनाधार भी नहीं फैला था, तब तक ये काम संभव नहीं था। कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और भी बहुत सारे लोग थे, जिनके बारे में मैं वीडियो की शुरुआत के अंदर बता चुका हूँ। उदारवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू को मुख्य रूप से, क्योंकि इसमें जो उदारवादी लोग थे वो अधिकतर क्या थे, व्यापारी थे, और इन्होंने सबसे ज़्यादा इनको हित अपना कौन सा देखता ना, आर्थिक पहलू को इन्हें देखना होता था। इस कारण इसी पहलू को उजागर किया और इस पहलू के अंदर जो अंग्रेज शोषण कर रहे थे भारत का आर्थिक रूप से, उस कड़ी की आलोचना की और भारतीय जनता में भी क्या की, आर्थिक चेतना उत्पन्न की थी। इसमें इन्होंने मुख्य रूप से कृषि, व्यापार एवं उद्योग आदि के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को इन्होंने क्या किया था, उजागर किया था कि किस तरीके से अंग्रेज योजनाबद्ध तरीके से अपने कारखानों के लिए जो कच्चे माल के लिए कृषि का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय कृषि का वाणिज्य कर रहे हैं, व्यापार के अंदर जो आयात को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय वस्त्रों के निर्यात को क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, यानी उस पर रोक लगा रहे हैं। और उद्योगों के क्षेत्र में भी भारतीयों की क्या थी, इनका दमन हो रहा था। तो इनको सबसे बड़ी मांग यही थी कि जो आधुनिक उद्योग है उनका तेज़ी से विकास और उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। और दूसरी तरफ इनका ये लक्ष्य था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी वस्तुओं को के प्रयोग को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने तरीके के महत्वपूर्ण कार्य किए थे। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को बनाना, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण मांग थी। उदारवादियों की मांग थी कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति इंग्लैंड के हितों के आधार पर नहीं बननी चाहिए, बल्कि भारत के हितों के आधार पर बननी चाहिए। उन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्यवादी आर्थिक नीति के विरुद्ध एक आंदोलन भी खड़ा किया था, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, जो भारत की गरीबी है और आर्थिक पिछड़ेपन है, इसके बारे में उन्होंने बताया और कहा कि भारत की जो आर्थिक गरीबी और पिछड़ेपन है, इसका कारण है उपनिवेशी शासन। और जिसमें ये क्या करते हैं, इन्होंने पूरा जो भारत का आर्थिक शोषण की जो पहलू है उसको इन्होंने उजागर किया था। इन्होंने ये भी बताया था कि जो उपनिवेशी सरकार है वो सोची समझी रणनीति के तहत जिस प्रकार भारतीय कच्चे माल और संसाधनों का निर्यात किया जाता है और ब्रिटेन से जो निर्मित माल को भारतीय बाजारों में खपाया जाता है, ये क्या है, ये भारत की खुली लूट है। इस लूट को समाप्त किया जाए। तो जो उदारवादी थे उनके प्रयासों से एक ऐसा सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया गया, जिसका ये मानना था कि जो गरीबी है उसका मुख्य कारण ये उपनिवेशी शासन ही है। और इनका दूसरा पहलू भी ये कहा था, जो कैसे भारतीय धन का जो इंग्लैंड भेजा था, उनमें ये बताया था उन्होंने कि भारत में जो पदस्थ अंग्रेज अधिकारी एवं कर्मचारी है वो वेतन के रूप में अन्य उपहार, जो अवैध रूप से उपहार वो भारतीय शासकों या जागीरदारों आदि से प्राप्त करते थे, उसके रूप में जो धन होता था उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा वो कहाँ पर भेज देते थे, इंग्लैंड। इस तरीके से धीरे धीरे भारतीय धन है वो बड़ी तेज़ी से इंग्लैंड की तरफ प्रवाह हो रहा था। तो इस पहलू की क्या की थी, इन्होंने बहुत ही कड़ी निंदा की थी। इसके अलावा इन्होंने भारत का आधुनिक ढंग से औद्योगिकरण करने, यानी इनका यही था कि जो भारतीय आधुनिक उद्योगों का तेज़ी से विकास और उसे संरक्षण प्रदान किया जाए, भू राजस्व को क्या किया जाए, कम किया जाए। यही कांग्रेस के जो शुरुआती चरण के जो मुख्य नेता थे, जो उदारवादी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तो सिंचाई की सुविधाओं का प्रचार करने आदि की क्या की थी, मांग की थी। अब कांग्रेस का एक औद्योगिक प्रदर्शनियां लगाना कांग्रेस के कार्यक्रम का मुख्य भाग बन गया, क्योंकि इसमें कांग्रेस में अधिकतम उदारवादी नेता थे, क्या थे, ये उद्योगपति थे, संवे यानी बड़े बड़े व्यापारी थे। इस कारण ये क्या करते थे, राष्ट्रीय उद्योगों की मांग कर रहे थे और अपने जो भारत का व्यापार, इस व्यापार को बढ़ावा देना, इसके लिए ये क्या करते थे, विभिन्न औद्योगिक प्रदर्शनियां लगाते थे। उदारवादी ने प्रशासनिक सुधार से संबंधित कई मांगें रखी। इन मांगों में लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति, यानी जो लोक सेवाएं थी उसमें भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो रही थी, इन्होंने मांग की। लोक सेवाओं का क्या किया जाए, भारतीयकरण किया जाए, क्योंकि भारत का शासन चलाना, तो इसके लिए क्या करना है, भारतीय लोगों को ही इसमें नियुक्त किया जाए। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण, यानी दोनों के कार्य अलग करो। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने, इस समय जो अंग्रेजी शासन था उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका संयुक्त थी। इस कारण लोगों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होते थे, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था। इसके अलावा शस्त्र कानून को हटाना, इस कानून के द्वारा भारतीयों के ऊपर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी।
है ना, जिसके अंतर्गत जो भारतीयों को शस्त्र का लाइसेंस नहीं दिया जाता था और दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया और भारतीयों से शस्त्र वापस लिए जा रहे थे। इसके अलावा सेना संबंधी खर्चों में कमी करना, है ना, नमक कर का क्या करना, उन्मूलन करना, जो बागान श्रमिकों की जो दशा उसको सुधारना, है ना, तो आदि ये कई महत्वपूर्ण मांगे थी जिससे उस समय के उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी। तो इस काल में जो उदारवादी थे संवैधानिक तरीके से विधायी परिषदों में सुधार की मांग उठाते रहे। तो अब इस मांग को लेकर के क्या करना पड़ा, यानी जो लॉर्ड डफरिन इस समय वायसराय थे और इस समय जो कांग्रेस की जो दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता से क्या हो गई थी, ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी। तो इस कारण ब्रिटिश सरकार उसको विवश होकर के भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या करना पड़ा, पारित करना पड़ा था। तो इसमें क्या मांगे थी इसके हम देखते हैं इसके बारे में। इस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। ये कितने सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, 4 सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, लेकिन ये नाम मात्र की थी। यानी केवल जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो कितने, केवल इसमें पूरे समय के अंदर ही कितने, केवल 5 ही सदस्य थे। कुल 24 सदस्यों में से केवल गैर सरकारी सदस्य 5, यानी पूरे कार्यकाल के अंदर भी जो 1892 से 1909 ईस्वी के बीच में केवल 5 ही जो गैर सरकारी सदस्यों को चुना गया था। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की इसमें व्यवस्था की थी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार जो निर्वासन के सिद्धांत को भारत में इस अधिनियम के माध्यम से स्वीकार किया गया था। यानी इस अधिनियम के अंदर केंद्रीय और जो प्रांतीय परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ सदस्य निर्वासित किए जाने की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का क्या किया गया, अधिकार दिया गया। यानी जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो निर्धारित नियमों के अंतर्गत जो बजट है, वित्तीय मामले, उन पर बहस कर सकते हैं। यानी ये बहस करने का इन्हें बहुत ही सीमित अधिकार दिया गया था। भारतीय 1892 के अधिनियम से क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इसमें न तो सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था, न ही गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव करने या मतदान में भाग लेने का अधिकार था, और निर्वाचन की जो व्यवस्था ये भी नाम मात्र की थी। यानी विधान परिषद में अभी भी जो सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बना रहा। इस कारण उन्होंने क्या की थी, अधिक अधिकार दिए जाने की मांग उठाई थी। इधर उदारवादी जो थे वो क्या थे, भाषण की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील थे। जो इस समय अमेरिका है, इंग्लैंड आदि जैसे देशों के अंदर थे जिसमें किसी भी व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता हो, वो अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके, देश के निवासी स्वतंत्र तरीके से कोई भी संगठन का निर्माण कर सके आदि महत्वपूर्ण अधिकार। इस काल में कांग्रेस को अधिक सफलता नहीं मिल पाई, फिर भी उन्होंने भारतीयों को सामान्य राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों के प्रति क्या कर दिया था, जागरूक कर दिया और जनता को राजनीतिक कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया। यानी जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रवादी विचारों को इसने क्या किया था, जनता तक पहुंचाया था। यानी इस तरीके से जो उदारवादी है इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इस काल के अंदर था। धीरे धीरे ही सही इन्होंने लोगों को क्या किया, राजनीतिक शिक्षा दी, उनमें राजनीतिक जो राष्ट्रीयताएं उस भावना को इन्होंने क्या किया था, जगाने का काम किया था। यानी तत्कालीन जो भारतीय समाज है उनको इन्होंने क्या दिया था, नेतृत्व प्रदान किया था। इसके अलावा जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक है जिसमें इन्होंने क्या किया, साझा हित के जो सिद्धांत थे उन पर आम सहमति बनाने और जागृति लाने में भी ये क्या हुए, काफ़ी हद तक सफल रहे थे। और इन्होंने भारतीयों में इस भावना की ज्योति जलाई कि सभी का एक ही शत्रु है, और वो शत्रु कौन है, अंग्रेज है, ब्रिटिश है, अर्थात सभी भारतीय एक ही देश के नागरिक। इस तरीके से सभी भारतीयों को एक करने का इन्होंने कार्य किया। तो प्रारंभ में जैसे जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्र और राष्ट्रवादी विचार है, तो इसको लेकर के इन्होंने क्या किया, लोगों को राजनीतिक कार्यों में दक्ष किया और आधुनिक विचारों को लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाए। और जो आर्थिक क्षेत्र था उस आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने उपनिवेशी शासन की जो आर्थिक शोषण की नीति उसको भी उजागर किया था। और जो सच्चाई थी उस सच्चाई को इन्होंने सार्वजनिक किया और भारत का शासन, उन्होंने बताया कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए और वही शासन भारतीयों के क्या होगा, हित में होगा। इसके अलावा इन्होंने जो जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता इसमें देखा था, इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था,
जो राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक विचार है और जो प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना के जो विचार थे उनको लोकप्रिय बनाया और इसके लिए जनमत को तैयार किया और एक समान राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम को भी विकसित किया। और यही कार्यक्रम आगे चल करके जो राष्ट्रीय आंदोलन उसको भी क्या करेंगे, गति प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ में भारत के साथ साथ में विदेशों ने भी इन्होंने प्रयास किया और इंग्लैंड में भी जो भारतीय पक्ष है उसका भी इन्होंने समर्थन हासिल करने का प्रयास किया था। तो इस तरीके से इस काल के अंदर उदारवादियों ने महत्वपूर्ण रूप से जनमत को जागृत करने का प्रयास किया था।